हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं और साथ ही साथ एक प्रीवियस ईयर पेपर के साथ भी आ रहे हैं, जो कि साथियों उत्तराखंड जुडिशरी से रिलेटेड ये पेपर होगा। और इस पेपर में आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जो कि 2015 में कंडक्ट करवाया था। उसी पेपर को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि जनरल नॉलेज से हमारे उत्तराखंड जुडिशरी में कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। साथियों आप सभी को पता होगा कि एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। जिन लोगों का एग्जामिनेशन उत्तराखंड जुडिशरी का लगा है, साथियों अब वो सतर्क हो जाएं और वो अपनी पढ़ाई को अब कंटिन्यू कर दें। और अगर उनको सिलेक्शन पाना है उत्तराखंड जुडिशरी में, तो साथियों जनरल नॉलेज को बिल्कुल ना इग्नोर करें, क्योंकि जनरल नॉलेज ही एक ऐसा पेपर है जो कि आपको मेरिट में इन भी कर सकता है और मेरिट से आउट भी कर सकता है। तो साथियों इस बात का आप विशेष ध्यान रखें उत्तराखंड जुडिशरी को लेकर के। दोस्तों बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, ये जो मैंने पेपर लिया है ये उत्तराखंड सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा 2015 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है। यही पेपर 2015 के एग्जामिनेशन में आया था। साथियों यहाँ पे जो भी हमारा एग्जाम में पेपर आता है वो एक तो सामान्य ज्ञान का होता है और दूसरा जो होता है हमारा लॉ का पेपर होता है। तो साथियों हम यहाँ पे सामान्य ज्ञान मीन्स कि जनरल नॉलेज के पेपर को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे जनरल नॉलेज से पूछे गए थे। साथियों यहाँ पे जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ वो सामान्य ज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ। साथियों जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बन करके आ रहा है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। तो साथियों ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो देने का ये जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। साथियों इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया गया है ऑप्शन नंबर ए, और इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। अनुच्छेद 223 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। जब आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं और एक्सप्लेनेशन के स्रोत को भी यहाँ पे बता के रखा है, अगर आपको क्रॉस चेक भी करना है तो आप जा करके भारत का संविधान आप बेयर एक्ट खोल करके देख सकते हैं, वहाँ पे ये बातें आपको देखने के लिए मिलेगी। अब अनुच्छेद की हम बात करते हैं, कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 223 के अनुसार जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या अनुपस्थित या अन्य कारणों से वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से एक को उस पद के कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त करेगा। कौन करेगा? तो साथियों यहाँ पे किसके द्वारा नियुक्त किया जा रहा है? तो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा क्या किया जा रहा है? नियुक्ति की जा रही है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस कर लिया, जो क्वेश्चन पूछ रहा था उस क्वेश्चन का आपने आंसर यहाँ पे ध्यान से देख लिया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में करा है भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो साथियों आप सभी को पता है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है। तो आप सभी को पता है कि ये उपराष्ट्रपति महोदय साहब ही होते हैं, जो कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में हम लोग जानते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वाइस प्रेसिडेंट अपने आप में क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका? जो हमारा राज्यसभा होता है उसका, राज्यसभा का। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? कह रहा है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित वर्ष में पारित हुआ था। तो साथियों देखिए यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम हुआ था वो किस ईयर में पारित किया गया था। तो ये 2015 का पेपर था, इसीलिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड इसको क्वेश्चन बना करके 2014 में पारित हुआ था, इसीलिए 2015 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आस्क किया गया था। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2014 में पारित किया गया। इसके द्वारा तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से पृथक करके भारत संघ के 29वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक आगे इसी के साथ साथ कह रहा है इस प्रकार वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। कब हो गई थी? 2014 की ये बात कर रहा था। यहाँ पे राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी साथियों? तो यहाँ पे राज्यों की संख्या टोटल 29 हो गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भारत में निम्नलिखित वर्ष में लागू हुआ। तो दोस्तों ये कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो ये भी 2014 में ही लागू हुआ था। अब इसके जब आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए साथियों इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 1 के अनुसार
कौन कौन सी बातें बताई गई हैं? 4 बातें यहाँ पे बताई गई हैं। इन चारों बातों को हमको एनालिसिस करना है। जब हम इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाई करते हैं दोस्तों, तो मान के चलिए कि आपके लिए ये पढ़ाई सफिशियंट होती है। और क्वेश्चन आएगा भी तो कहाँ से आएगा भाई? प्रीवियस ईयर पेपर्स से आपको पता होता है। जब आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि रिपीटेड क्वेश्चन, कंटिन्यूसली रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए कह रहा है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 है। इसका आप लोगों ने संक्षिप्त नाम देख लिया। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात कर रहा है। सेकंड वाले में बात कर रहा है इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। इसका जो विस्तार होगा संपूर्ण भारत पर होगा। ये नहीं कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित होने के पहले की बात कर रहा है, तभी भी इसको क्या किया जा रहा था? संपूर्ण भारत पर इसको लागू किया जा रहा था। थर्ड बात कर रहा है यह भारत में और भारत से बाहर के लोक सेवकों पर भी लागू होगा। फोर्थ बात में कह रहा है यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार राज्यपाल से अधिसूचना द्वारा नियत करे। धातव्य है कि इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 1 जनवरी 2014 को प्राप्त हुई थी। तो ये सारी बातों को यहाँ पे इन्होंने बताने का अच्छे से प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित वर्ष में पारित हुआ था। कब ये पारित हुआ था? तो साथियों आप सभी को पता है कि इसमें से इसका कोई भी आंसर नहीं है। ना 2012 है, ना 2013 है, ना 2014 है। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है इस अधिनियम का नाम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 है। यह अधिनियम संसद द्वारा वर्ष 2006 में पारित किया गया। इसका विभिन्न धाराओं के लिए अलग अलग प्रवर्तन दिनांक दिया गया है। केंद्र सरकार ने धारा 4 से लेकर के 10 तथा धारा 87, 88 और 91 और 101 के संदर्भ में इसे 15 अक्टूबर 2007 से क्या माना था? इसे प्रवृत्त माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है भारत के राज्य क्षेत्र सागर खंड की सीमा है। जो सागर खंड की सीमा है ये कितना है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 12 नॉटिकल मिल्स ही होगा। और यही एग्जामिनेशन में आपके बार बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 12 नॉटिकल मिल्स वाला क्वेश्चन आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी अगर देते होंगे तो उसमें भी आपको ये 12 नॉटिकल मिल्स वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित नियमों में से कौन सा एक प्रत्यार्पण से संबंधित है? मीन्स की प्रत्यार्पण से संबंधित है। मीन्स की जो एक्स्ट्राडिटेड टेरिटरी होती है, ट्रेडिशन होता है, उससे कौन संबंधित है? तो यहाँ पे इसका सी वाला करेक्ट आंसर है। ए और बी इसका दोनों संबंधित है, सही बताया जा रहा है। विशेषता का नियम है और दोहरे आपराधिक का नियम के बारे में ये बात कर रहा है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है प्रत्यार्पण के लिए कुछ आवश्यक शर्तें जो निम्नलिखित हैं। पहला कह रहा है राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यार्पण नहीं होगा। जो राजनीतिक अपराधी होंगे इनका किसी भी प्रकार से एक्स्ट्राडिशन टेरिटरी नहीं होगा। जैसे हम लोग अबू सलेम को लेकर के आ पाए हैं आज तक ना, वही चीज़ है। और सेकंड कह रहा है शैक्षिक तथा धार्मिक अपराध के लिए भी प्रत्यार्पण नहीं होगा। थर्ड कह रहा है विशेषता का नियम, ये भी नहीं होगा। चौथा कह रहा है दोहरे आपराधिकता का नियम में भी प्रत्यार्पण नहीं होगा। और ठीक कह रहा है पांचवें में कह रहा है प्रत्यार्पण संधि दोनों देशों के बीच अवश्य होना चाहिए, तभी आपका क्या किया जाएगा? प्रत्यार्पण के लिए कुछ आवश्यक शर्त यही होने चाहिए कि जब तक आप दोनों देशों के बीच में कोई एक्स्ट्रा टेरिटरी ना हुई हो, मीन्स कि पहले से इस चीज़ पे बात ना हुआ हो, तब तक आपको क्या किया जाएगा? आपको उस व्यक्ति को सौंपा नहीं जाएगा। अगर आप लोगों में आपस में पहले से ही सिग्नेचर किया हुआ है और बताया गया है कि नहीं हम क्या करेंगे, हम आपके अपराधी को हम आपके देश में ट्रांसफ़र कर देंगे, आप मेरे अपराधी को मेरे देश में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। अगर इस टाइप का सिचुएशन अराइज होगा तभी हम क्या कर सकते हैं? तभी हम एक दूसरे कैदियों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वरना ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है साथियों तटस्थता तीसरे राज्य द्वारा युद्धमान राज्यों के प्रति अपनाई गई और युद्धमान राज्यों द्वारा मान्य निष्पक्षता की प्रवृत्ति जो निष्पक्ष राज्यों एवं युद्धमान राज्यों के मध्य अधिकारों एवं दायित्वों का सृजन करती है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो साथियों ये बात जो की गई है ये ओपेनहाइम साहब के द्वारा कही गई है। और ये ओपेनहाइम कहाँ के हैं? तो साथियों जब आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते होंगे तो उसमें ओपेनहाइम महोदय को आपको देखने के लिए जरूर मिलता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? अब पूछ लिया है ये क्वेश्चन, जो पूछा है यूएनओ से क्वेश्चन पूछा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अभी तक तो
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा था। साथ में आपको यहाँ पे एक जूरिस्प्रूडेंस भी देखने के लिए मिला कि हम एल ओपेनहाइम से भी रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ दिया। अब आपको जो क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है ये साथियों, ये यूएनओ से देखने के लिए मिल रहा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और इसमें यही पूछ रहा है कि कौन उससे संबंधित नहीं है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। कह रहा निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है। ये मेन एजेंसी है, जो आर्थिक तथा सामाजिक परिषद है ये मेन एजेंसी है, उसका विशिष्ट एजेंसी नहीं है। साथियों अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन से और आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। कर रहे चार्टर के अनुच्छेद 7 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? महासभा है, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद है, न्यायिका परिषद है, और छठा क्या है? न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये सभी इसके क्या है? इसके मुख्य अंग माने जाते हैं। इसी प्रकार आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है, विशिष्ट अभिकरण नहीं है, इसको विशिष्ट अभिकरण नहीं माना जाता है, इसको मुख्य अंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कर, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए एक मिनट, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व तो किसको सौंपता है? तो साथियों ये किसको सौंपता है? ये सौंपने का कार्य सुरक्षा परिषद को होता है, और सुरक्षा परिषद जिसको हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं, जो कि यूएनओ में एज अ पुलिस के रूप में कार्य करता है, इसी के पास सारी जिम्मेदारी होती है। इससे एक्सप्लेनेशन को देखिए। कर चार्टर के अनुच्छेद 24 के अनुसार विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का दायित्व सुरक्षा परिषद का है। अनुच्छेद 25 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों ने अपनी तरफ से इस कार्य के लिए सुरक्षा परिषद को अधिकृत किया है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि राजनयिक संबंधों की वियना अभिसमय 1961 प्रभाव में आई। कब ये प्रभाव में आई थी? तो 18 अप्रैल 1961 को ये प्रभाव में आई थी। इसके एक्सप्लेनेशन को साथियों हम डील करते हैं। कह रहा है राजनीतिक संबंधों पर वियना अभिसमय 18 अप्रैल 1961 को अपनाया गया था, जो 24 अप्रैल 1964 को लागू हो गया था। इस अधिनियम के कार्यान्वित करने के लिए भारतीय संसद ने 1972 में एक अधिनियम पारित किया, जो राजनयिक संबंध वियना अभिसमय अधिनियम 1972 कहलाता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि जो राजनयिक संबंध वियना अभिसमय था 1961, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको वियना अभिसमय 1972 भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह किसका अवलोकन है कि विधि शास्त्र विधि व्यथाओं की बाह्यदर्शिता है? देखिए साथियों यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस भी आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है इनके जीएस के पेपर में, और ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये स्टोन महोदय के द्वारा कहा गया था। अब ये स्टोन कौन है? प्रोफेसर जूलियस स्टोन है, और इनके द्वारा बुक लिखा गया था लॉयर एक्स्ट्रा वर्जन, और इसी बुक के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित युग्म में से कौन विधिगत सहवर्ती नहीं है? अब इसमें से पूछ रहा है कौन सहवर्ती नहीं है, मीन्स कि एक दूसरे के साथ सह कार्य नहीं। जैसे अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा है, स्वतंत्रता के साथ अधिकारहीनता जुड़ा है, उन्मुक्ति के साथ निर्योग्यता जुड़ा है, उसी तरह शक्ति के साथ निर्योग्यता इसका सही करेक्ट मैच नहीं है। यही इसका डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है महिलाओं की स्थिति के विषय में आयोग स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के द्वारा इस प्रकार का आयोग का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का प्रवर्तन कर सकता है? कौन कर सकता है? किसके द्वारा कराया जा सकता है? उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा बिल्कुल नहीं, सेक्रेटरीट जिसको हम लोग सचिवालय कहते हैं इसके द्वारा भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय की प्रार्थना पत्र पर सुरक्षा परिषद द्वारा इसके द्वारा भी बिल्कुल नहीं। उपरोक्त में से कोई इसका आंसर ही नहीं होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को डील कर दिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है अनुच्छेद 94 के अनुसार यदि कोई पक्षकार न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर सकता है, तो दूसरा पक्षकार इस मामले को सुरक्षा परिषद में उठा सकता है, और सुरक्षा परिषद आवश्यक होने पर निर्णय के अनुपालन हेतु अपनाए जाने वाले ढंग के बारे में सिर्फ और सिर्फ सुझाव दे सकती है, कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस तिथि को लागू हुआ था? तो साथियों आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार 1 जनवरी 1994 को ही क्या किया गया था? लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति होती है, किस प्रकार की होती है? तो ये बाध्यकारी भी होती है और सलाहकारी भी होती है। ये नहीं कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा कह दिया गया है वो करना ही करना है। ये बाध्यकारी तो कुछ चीज़ों में बाध्यकारी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये क्या होती है? ये सलाहकारी राय देती है। कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर हम बात करते हैं
तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कर रहा है विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। साथियों जीएस में आपके कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ये स्पेसिफिकली होकर के नहीं बता सकते हैं कि जीएस में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। वही चीज़ कर रहा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो साथियों आप सभी को पता है कि विश्व बैंक दो बैंकों को मिलाकर के बना था। दो क्या, शुरुआत में दो बैंकों के लिए बना था, लेकिन बाद में इसमें और भी बैंकें बढ़ गई और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो वाशिंगटन डीसी में बनाया गया था। देखिए यहाँ पे इसको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक का निर्माण किया गया था। अब आगे देखिए कह रहा है विश्व बैंक की स्थापना दिसंबर 1945 में हुई। इसका मुख्य कार्य उत्पाद एवं विकास के प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी का विनियमन को प्रोत्साहन देना है। विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। तो साथियों आप सभी को पता है कि काकोरी हत्याकांड हुआ था और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी को क्या किया गया था। इसमें काकोरी षड्यंत्र में जो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी आप लोग पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इंडियन पिनल कोड आप लोगों ने पढ़ा होगा और इंडियन पिनल कोड में वहाँ पे आपको क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी देखने के लिए मिला होगा। उसी क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की बात कर रहा है। जब हम सेक्शन 120A पढ़ते हैं और सेक्शन 120B पढ़ते हैं, इसी में क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी को डिफाइन किया गया और इसी क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में रामप्रसाद बिस्मिल जी को क्या कर दे दिया गया था, फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित वर्णित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो साथियों कैबिनेट मिशन प्लान आया था और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग क्या किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। साथियों कह रहा है अशोक मेहता समिति संबंधित थी। ये किससे संबंधित थी, जो अशोक मेहता संबंधित थी। तो साथियों आप सभी को पता है कि अशोक मेहता संबंधित पंचायती राज से संबंधित थी और पंचायती राज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। किसको मान्यता प्रदान की गई थी साथियों, तो पंचायती राज से संबंधित जो मामले हैं इनको। और अगर हम पंचायती राज को डीपीएसपी में देखना चाहते हैं तो जो हम लोग का गांधीयन प्रिंसिपल है, जो आर्टिकल नंबर 40 है 40 है, उसी में हमको देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार किसके पास है। तो साथियों ये सभी राइट्स संसद के पास है और संसद ही इसका इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है उसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है। तो साथियों आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही को बनाया जाता है और यही होते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। साथियों यहाँ पे 24 नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें साथियों कह रहा है कि कैरी फॉरवर्ड नियम को अधिकारिता नियम निम्नलिखित वाद में घोषित किया गया था। तो किसमें किया गया था, तो देवदासन बनाम भारत संघ का मामला आया था, इसी में कैरी फॉरवर्ड के बारे में बताया गया था कि कैरी फॉरवर्ड क्या होता है। जो वैकेंसीज इस साल अगर निकली हैं, अगर वो वैकेंसीज भर नहीं पाती हैं किसी भी कारणवश, अगर उसके योग्य स्टूडेंट नहीं मिल पाते हैं, तो उस वैकेंसी को क्या किया जाता है, जब नेक्स्ट वैकेंसी आती है तो उसके साथ उसको बढ़ा करके वो वैकेंसी जारी की जाती है। इसी को कैरी फॉरवर्ड रूल के नाम से भी जानते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, देवदासन बनाम भारत संघ 1964 का मामला है। में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 4 के क्षेत्र को विस्तार एवं पूर्णता से विचार करने का अवसर मिला। इस मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में 4-1 के बहुमत से अग्रगण्य नियमों को उसे संवैधानिक घोषित कर दिया। कहा कि प्रत्येक वर्ष लोगों को उसी वर्ग तक सीमित रखना चाहिए और साथ ही प्रत्येक वर्ष पिछड़े जातियों के लिए पदों का आरक्षण इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि एकाधिकार उत्पन्न कर दे या अन्य समुदाय के विधिक अधिकारों में अनुचित रूप से हस्तक्षेप कर दे। इन सभी चीज़ों के बारे में कैरी फॉरवर्ड रूल और देवदासन के मामले में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में इसमें कह रहा है अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत हिकलिन टेस्ट संबंधित है। साथियों हिकलिन रूल के बारे में बात करता है। तो शालीनता एवं नैतिकता के बारे में बात कौन करता है, हमारा जो हिकलिन टेस्ट होता है वही हिकलिन टेस्ट हमारा शालीनता और नैतिकता के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है भारत के राज्यों के बीच में विवाद उच्च न्यायालय में आते हैं। किसके द्वारा आते हैं, तो साथियों जो प्रारंभिक अधिकारिता होते हैं उसी प्रारंभिक अधिकारिता के अकॉर्डिंग आते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत, जिसमें हम लोग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस की बात करते हैं, वही ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस की बात करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत अधिकारिता के बारे में प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने के निम्नलिखित पक्षकारों के बीच किसी विवाद में प्रारंभिक अधिकारिता प्राप्त है। पहला क्या है, संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच की बात करता है। सेकंड
सेकंड में कह रहा है संघ और कई राज्यों एक और एक से अधिक राज्य दूसरी ओर की बात कर रहा है। थर्ड में कह रहा है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवाद को यहाँ पे क्या किया जाता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में डील किया जाता है। और ये किसके द्वारा डील किया जाता है साथियों, तो ये डील किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं, महिलाओं के पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया। तो साथियों ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था और उसी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इन सभी चीजों को प्रोवाइड किया गया था। एक्सप्लेनेशन देखिए, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था, जो कि नगर पालिकाओं से संबंध में यह प्रावधान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो साथियों वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगर एट द टाइम उपराष्ट्रपति भी नहीं मौजूद रहते तो वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को वो सौंपते हैं। और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहते हैं तो जो सबसे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजेस रहते हैं उनको अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। कौन सौंपता है, तो भारत का राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी कंडीशंस यहाँ पे बन सकते थे सभी कंडीशंस को मैंने डील किया। देखिए कह रहा है राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर धारण करेगा, परंतु 5 साल की उक्त अवधि के पूर्व होने से पहले ही राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके दिया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के किस अंग की सदस्य संख्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई थी। किसके द्वारा बढ़ाई गई थी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को क्या किया गया था, 2 बार बढ़ाया गया था। अब इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। कह रहा है सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। आप सभी को पता है कि सुरक्षा परिषद के अंतर्गत कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि 2-2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैंने एक सेपरेट करके वीडियो मैंने बनाया है जो कि उत्तराखंड जुडिशरी को ही डेडिकेटेड है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं वॉच किया है तो आप देख लीजिएगा, यूएनओ का पूरा वीडियो है। मैंने पूरा यूएनओ के टॉपिक को ही उसमें डील किया है, उसमें बाकी कोई चीज़ हमने डील नहीं किया है। सुरक्षा परिषद हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, आर्थिक और सामाजिक परिषद हो गया, फिर आईसीजे हो गया, सभी चीज़ों को मैंने उसमें डील किया अच्छे से। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 1966 से पूर्व सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 11, 5 अस्थायी और 6 अस्थायी होती थी, परंतु 1965 में चार्टर में संशोधन के बाद इस संख्या को 15 कर दिया गया। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास साथियों वीटो लगाने की पावर होती है। वीटो लगाने का मतलब यहाँ पे होता है काम को रोकवाने की शक्ति इन 5 देशों के पास होती है। और 10 जो सदस्य हैं वो अस्थायी हैं जो कि 2-2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। कर दिया गया। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की मूल सदस्यता 18 थी, परंतु 1966 में चार्टर में संशोधन द्वारा इसे बढ़ाकर 27 कर दिया गया। पुनः 1973 में एक अन्य संशोधन द्वारा बढ़ा करके 54 कर दिया गया। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे अच्छे से डील कर लिया। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो कब प्रथम बैठक हुई थी, तो साथियों आप सभी को पता है कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। फिर 2 दिन छोड़ करके हमारा 11 दिसंबर 1946 को हमारा सेकंड बैठक हुआ था। 2-2 दिन छोड़ करके बैठक हुआ करता था। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन अस्थायी सदस्य नहीं है। इसमें से कौन अस्थायी सदस्य नहीं है, तो साथियों आप सभी को पता है कि जापान यहाँ पे अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक, कह रहा है एक्सप्लेनेशन में सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, फ्रांस है तथा चीन है। इन सभी के पास क्या है, इन सभी के पास वीटो पावर है। काम को रोकवाने के पावर इन सभी को पास होता है। अतः जापान सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे, तो आप सभी को पता है कि सर BN राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। और सर BN राव क्या थे, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सबसे पहले जज थे। कहाँ से, भारत के तरफ से ये सबसे पहले जज हुआ करते थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जब क्वेश्चन आपको ध्यान से लिखना है। संवैधानिक परामर्शदाता की अगर बात करते हैं तो सर BN राव हैं, जबकि
अंबेडकर साहब क्या थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। वर्तमान लोकसभा कितने हैं, 14 लोकसभा हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। देखिए ये सब वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है, तो साथियों ये जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी पावर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था, तो साथियों आप सभी को पता है कि बनाने वाले कौन थे, जो निम्नलिखित में भारतीय संविधान की उद्देश्य प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था। साथियों पेश करने वाले, अगर पेश करने का नाम आता तो यहाँ पे हमारा पेश करने का जाता है, जो श्रेय जाता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इन्होंने मार्क सी किया है डॉक्टर BR अम्बेडकर, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे श्री जवाहरलाल नेहरू ही होंगे, क्योंकि इनके द्वारा ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बनाया गया था और इनके द्वारा ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या किया गया था, संविधान सभा के सामने रखा गया था और उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या माना गया था, वहाँ पे प्रस्तावना के रूप में माना गया था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग भी एक बार क्लियर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस एक विषय पर भारत ने रूस के साथ समझौता पर वर्ष 2014 में हाल ही में हस्ताक्षर किए थे। ये उस टाइम का एट द टाइम का करंट अफेयर है, ये हमारे लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, इसीलिए हम इस पर टाइम नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस देश में सार्क का 8वां सम्मेलन 2014 में हुआ था, तो देखिए आप यहाँ पे ये करंट सिचुएशन का क्वेश्चन है और करंट सिचुएशंस के क्वेश्चन को हम नहीं डील कर रहे हैं। इसी तरह से आपको भी करंट अफेयर पढ़ के जाना है, 2022 का करंट अफेयर आपको पढ़ करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। कह रहा है इनमें से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन विधि मान्य जाएंगे, तो किसके द्वारा किया गया है, तो साथियों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला आया था, उसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में ये बात कही गई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के निर्णय को पलटते हुए यह निर्णय किया है कि संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत विधि है और यदि वह मूल अधिकारों को छीनता या न्यून करता है तो वो शून्य है। विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां सम्मिलित हैं, चाहे वो सहायक विधि हो या संविधान संशोधन के द्वारा विधि बनाई गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है संविधान के निर्वाचन में प्रथम बार भविष्य लक्षी विनिर्णय का सिद्धांत निम्नलिखित में से लागू किया गया था, तो किसके द्वारा लागू किया गया था साथियों, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में ये लागू किया गया था। और इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे डील करिए। भविष्य लक्ष्य निर्माण का प्रभाव पिछले निर्णयों पर नहीं पड़ता, बल्कि यह निर्णय दिए जाने वाले निर्णयों मीन्स की प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग पर लागू होता है। सर्वप्रथम ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में 1967 में ये प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में हमारा कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा को संसद द्वारा संसार की संसद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उपर्युक्त सभी ऑप्शन दिया है ए, यह संसार के समस्त देशों के लिए विधि नहीं बना सकता है। ये यूएनओ की बात करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संसद है वो संसार का संसद नहीं हो सकता। दूसरा कर है इसके प्रस्ताव सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखते, जो इसके सदस्य देश ही होते हैं वो बाइंडिंग प्रभाव नहीं रखते हैं इसके निर्णय का। सी वाले में करें यह सदस्य देशों के घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों में दखल नहीं कर सकता, इसीलिए इसके बाइंडिंग प्रोविजंस नहीं होते। किसकी बात कर रहा है, ये संयुक्त राष्ट्र के साधारण सभा के संसार का ये संसद नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहे हैं साथियों। यहाँ पे देखिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है, तो किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो साथियों यहाँ पे धारा 3 के साथ साथ बताया गया है। अब देखिए कह रहा है धारा 4 में संरक्षण अधिकारों को सूचना तथा सूचना के दायित्वों का अपवर्णन के बारे में बताया गया। धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा के बारे में बताया गया। धारा 6 में आश्रय गृहों का कर्तव्य के बारे में बताया गया और धारा 5 में बताया गया पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाता और महिलाओं के कर्तव्यों के बारे में यहाँ पे बताया गया धारा 5 में। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद
अनुसूची 9 भारतीय संविधान में स्थापित की गई है। तो कब की गई है? तो प्रथम संशोधन अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2014 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये उफा में किया गया था और ये उस टाइम का करंट अफेयर है जो कि हमारे लिए यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है युद्ध बंदियों के प्रति क्रूरता, सामूहिक दंड और उन्हें चिकित्सीय एवं अन्य सहायता से संबंधित कन्वेंशन कौन सा है? कौन सा यहाँ पे कन्वेंशन है? तो साथियों जेनेवा कन्वेंशन जो हुआ था 1929 में, इसी कन्वेंशन के बारे में बात कर रहा है। युद्ध बंदियों के साथ व्यवहारों के विषय में सर्वप्रथम हेग प्रतिज्ञा 1907 में प्रावधान किया गया था। इसके बाद 1929 में जेनेवा अभिसमय में युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार के बारे में प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में जेनेवा अभिसमय 1949 ने उपरोक्त 2 संधियों का स्थान ग्रहण कर लिया है। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहा है किस व्यक्ति को हाल ही में जापान के सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रेड का, ये उस टाइम का करंट अफेयर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ कि आपको करंट अफेयर से भी अवगत होकर के जाना है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। एक दोषसिद्ध व्यक्ति न्यायालय के द्वारा इस संविधि के अनुसार ही दंडित किया जा सकेगा। यह निम्न उन्मुक्तियों में से किस उक्ति का अर्थ है? इसका क्या होगा? नल्लन पोइना साइने लेगा, इससे ये रिलेटेड है। ये एक मैक्सिम है, हमारा लॉ का रिलेटेड मैक्सिम है और इसी मैक्सिम को ये बात बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 की हम दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? देखिए, सेंट जेम्स पैलेस की घोषणा जून 1941 में होती है। एटलांटिक चार्टर की घोषणा 14 अगस्त 1941 को होती है। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा 1 जनवरी 1942 को होती है। एटलांटिक चार्टर 25 अप्रैल 1945 को इसकी घोषणा होती है। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो साथियों कौन सा जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 243 ZH से लेकर के अनुच्छेद 243 ZT तक जोड़ा गया था। व्याख्यान को हम देखते हैं, तो व्याख्यान को यहाँ पे हम डील करते हैं। व्याख्यान में कह रहा है, अब दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे हम डील करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कह रहा है व्याख्यान 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समिति से संबंधित अनुच्छेद 43 को अंतः स्थापित किया गया। इस संशोधन द्वारा एक नया भाग 1 अंतः स्थापित किया गया, जिसमें अनुच्छेद 243 ZH से लेकर के अनुच्छेद 243 ZT तक है। कुल 13 अनुच्छेद बनाए गए हैं। इस संशोधन द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अब यहाँ से देख सकते हैं अगर संवैधानिक दर्जा प्रदान करना होता है तो कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद में निर्णित किया गया कि प्रधानमंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्री संवैधानिक न्याय के अधीन हैं? तो ये किस में बताया गया है? तो विश्वजीत भट्टाचार्य बनाम भारत संघ 2014 के मामले में ये बात बताई गई थी। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार से संबंधित है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार के बारे में निम्न सिद्धांत है। प्रतिवादी सिद्धांत, सेकेंड अस्तित्ववादी सिद्धांत, थर्ड सहमति का सिद्धांत, चौथा आत्मनियमन का सिद्धांत, पांचवा पैक्टम संट सर्वांडा मौलिक अधिकार का सिद्धांत, नैतिकता का आधार और सामाजिक अधिकार। ये सभी आत्मनियमन के सिद्धांत से संबंधित अधिकार के बारे में बात करता है। तो साथियों आप लोगों ने देखा कि उत्तराखंड जुडिशरी के जो 50 क्वेश्चन जो लॉ से नहीं जो कि जीएस से डील करते हैं, उन जीएस के 50 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज यूजुअल डील किया और आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि हमारे जो क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से आस्क किए जा रहे हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से सिर्फ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि क्या हमारे जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि क्या करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि क्या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स की इंटरनेशनल लॉ है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब आप इन सभी चीज़ों को एनालिसिस कर लेंगे और तब जाके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। साथियों इसी के साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं। साथियों ये 2015 का मैंने पेपर करवाया, इससे पहले और भी मैंने उत्तराखंड जुडिशरी के पेपर मैंने करा दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं वॉच किया है तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। उसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को ही वहाँ पर मैंने डील किया है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2015 का अब लॉ का भी पेपर मैं इसी चैनल पे अभी इसके बाद डील करने वाला हूं। अभी मैंने सोचा कि पहले जीएस का पेपर कंडक्ट करवा दूं, फिर उसके बाद से मैं लॉ का भी पेपर धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ों को डील कंटिन्यूअसली कर रहा हूं। थैंक यू दोस्तों।